हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का वीडियो हम लोग स्पेशली बना रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम के संबंध में जो डेट जारी कर दिए गए हैं, तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, स्पेशली जो बचे हुए समय हैं उनमें हम लोग क्या पढ़ें। इस संबंध में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। पहले भी मैंने लगभग 5 मंथ पहले मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था 17वीं बीपीएससी को लेके। उसमें मैंने पीटी के परीक्षा के जो सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, उसको डिस्कस किया था। मुख्य परीक्षा के क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, उसको डिस्कस किया था। इंटरव्यू के क्या सिलेबस है, उन सब चीज़ों पर चर्चा की गई थी। लेकिन चूंकि अभी आपके सामने एग्ज़ाम के डेट दे दिए गए हैं और अधिक समय आपके पास अब नहीं है, तो इसलिए अगर आप लोगों ने पिछले कुछ समय में बेहतर ढंग से तैयारी की है, तो अब आपका दायित्व बनता है कि इस लास्ट पीरियड में स्पेशली आप जो है वो किस पे, पीटी पे फोकस करें। तो ये वीडियो पूरी तरह से है कि लास्ट के इन बचे हुए समय में पीटी में हम लोग क्या स्पेशल तैयारी कर सकते हैं, जिससे मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, जिससे एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन हो सकता है और रिजल्ट आ सकता है। तो इन्हीं चीज़ों पर आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पीटी को लेकर के आते हैं, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 17 नवंबर को पीटी का डेट बता दिया गया है कि 17 नवंबर को एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और अभी से लेकर के 17 नवंबर के बीच में अगर आप देखें तो ये फेस्टिव सीज़न होता है। बेसिकली आपने दुर्गा पूजा भी एंजॉय करना है, दीपावली, छठ जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार आपको मनाने हैं। तो निश्चित रूप से जो समय है इसमें से 8-10 दिन, 15 दिन आपके त्योहारों के चक्कर में थोड़े से कम हो जाएंगे। तो इसलिए 60 दिन का एक टारगेट बना करके आप निश्चित रूप से पढ़ना शुरू कर दीजिए और इसी अनुसार अपनी तैयारी को कीजिए, ताकि 60 दिन बाद जब एग्ज़ाम हो तो आप उस स्थिति में रहें कि आप एग्ज़ाम निकाल सके। कैसे अभी बचे हुए समय का उपयोग हम लोग कर सकते हैं, आइए उसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो पीटी के बारे में हम लोग अभी जानते हैं कि 150 प्रश्न आएंगे और 69th बीपीएससी से इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और 68 बीपीएससी से इसमें निगेटिव मार्किंग किया गया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो कि निगेटिव मार्किंग के स्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन, अच्छे अंक आप लेकर के आ सके। तो उसी लिहाज से हम लोगों की तैयारी क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के अभी के तैयारी को लेकर के हम अगर देखें तो 2 पार्ट में आप अपनी तैयारी को यहाँ से बांट सकते हैं। एक सेक्शन रखिए जिसमें आप रिवीजन यानी पढ़े हुए चीज़ों को थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, और दूसरा सेक्शन जो है, जो कि रिवीजन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है प्रैक्टिस। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके रिजल्ट बेहतर होने की संभावना बनेगी। यदि हम लोग बात करें रिवीजन में, तो रिवीजन को आप 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, एक जीएस का रिवीजन जिसमें आपके महत्वपूर्ण विषय, खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये जो महत्वपूर्ण जीएस से रिलेटेड विषय है, इनकी तैयारी होनी चाहिए। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स। यहाँ से आपको करंट अफेयर्स स्पेशली ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा इस पर समय दें। इसीलिए इडुटेरिया करंट अफेयर्स में भी पहले की तुलना में बहुत पैटर्न बदला गया है, ताकि करंट अफेयर्स को उपयोगी और उपयोगी बनाया जा सके। तो जीएस और करंट अफेयर्स का जब आप रिवीजन करना शुरू करते हैं, तो जीएस को कैसे रिवीजन करते हैं, तो जीएस को क्या करना है कि चैप्टर वाइज जो है वो रिवीजन प्रारंभ करना है। चैप्टर वाइज रिवीजन का मतलब ये है कि आप एक एक चैप्टर पढ़ेंगे और एक एक चैप्टर को पढ़ करके रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इसके लिए पहले से पढ़ा हुआ रहेगा तो एक दिन में आप 4-5 चैप्टर भी पढ़ करके खत्म कर सकते हैं। और इस तरह से चैप्टर वाइज आपको जीएस पढ़ना है। इसमें सब्जेक्ट डिसाइड करने हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उसको आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी ओर करंट अफेयर्स, इसके मल्टीपल टाइम रिवीजन चाहिए। कम से कम एक करंट अफेयर्स की बुक आपको मतलब 5 बार पढ़नी होगी, और 5 बार जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ बनेगी ही नहीं। एक बार पढ़ने से यदि याद हो जाता तो बहुत आसान होती चीज़ें। एक बार पढ़ने से कई बार आपको लगेगा कि मुझे याद हो गया है, बट याद रहता नहीं है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करें, ताकि आपको चीज़ें याद रह सकें। और इसके लिए करंट अफेयर्स के हर चैप्टर को हर 15-20 दिनों के बाद दोबारा पढ़ना पड़ता है, और इसलिए एग्ज़ाम से पहले कम से कम 5-6 बार आप जरूर पढ़ें। इस दौरान आप ध्यान रखेंगे कि लास्ट 1 ईयर का कम से कम आपको तैयारी करना पड़ेगा करंट अफेयर्स में। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम जनवरी से लेकर के अगस्त सितंबर तक पढ़ लेते हैं, नहीं। लास्ट ईयर कम से कम अगस्त सितंबर से शुरू कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ प्रश्न आपको इस साल से पीछे के भी पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है।
स्पेशली करंट अफेयर्स में खेलों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बिकॉज बीपीएससी पहले बहुत ज़्यादा खेल से प्रश्न पूछते थे। लास्ट ईयर से थोड़े से खेल से प्रश्न कम हुए हैं, लेकिन कभी भी फिर से पैटर्न बदल करके आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये तो हुआ रिवीजन। दूसरे आते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को भी दो पार्ट में डिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस में आप क्या करेंगे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। प्रैक्टिस में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी दो पार्ट में बांटिए। सबसे पहले पार्ट में आप क्या कीजिए कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि बीपीएससी में क्या क्या प्रश्न आते हैं, किस चैप्टर से प्रश्न आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दौरान जो अदर स्टेट पीसीएस है, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, लाइक यूपी में होते हैं, छत्तीसगढ़ में होते हैं, मध्य प्रदेश में होते हैं, राजस्थान में होते हैं, तो इनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने जरूरी हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई प्रश्न जो है बीपीएससी में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर एक नज़र देखे लेने चाहिए, बिकॉज यहाँ से कुछ प्रश्नों की कॉपी आपको बीपीएससी में देखने को मिल जाती है। कई बार तो डायरेक्ट मिलता है और कई बार इनडायरेक्ट तरीके से उन्हीं प्रश्नों से प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक नज़र फॉलोअप जरूर होना चाहिए। इस क्वेश्चन को फॉलोअप करने के लिए बीपीएससी के क्वेश्चंस को आप ईयर वाइज कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं। उसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अदर सेक्शन में भी आप ईयर वाइज या स्पेशली सब्जेक्ट वाइज इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको एक एक सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बन जाए, अच्छा प्रैक्टिस आपका हो पाए। इसके अलावा दूसरा सेक्शन आता है कि एमसीक्यू बनाना, जो नए तरह के प्रश्न हैं उसको सॉल्व करना। नए तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो नए तरीकों के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले एक एक विषय को चुने, विषयवार, यानी एक सब्जेक्ट आपने गेस किया और उस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना और उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करना आप शुरू करते हैं। सेकंड ये होता है कि इस विषय में से आप इसको अगर चैप्टर में बांट दें तो ज़्यादा अच्छा है, यानी अध्यायवार आप जो है इसका अभ्यास करना शुरू करें, ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा और एक समय में आपको फील होगा कि आपने अच्छी खासी तैयारी कर ली। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीधा डायरेक्ट सेट उठाते हैं और बनाना शुरू कर देते हैं। यदि यहाँ पर पकड़ नहीं होगी तो सेट जब भी बनाएंगे तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। आप 150 के मार्क्स के सेट बनाएंगे और पता चलेगा कि मोस्टली आप उसमें से 50, 60, 70 तक ही नंबर उठा पा रहे हैं। अच्छे नंबर उठाने के लिए सबसे पहले आपके विषयों पर, आपके चैप्टर पे अच्छी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए पहले आप क्या करेंगे, विषय एक बार जो है इसका अभ्यास करेंगे, फिर चैप्टर वाइज इसका अभ्यास करते रहेंगे, और जब लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है तब इसका आप उपयोग करेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आपको लगेगा कि नहीं, 100 में से मैं 90, 100 में से 100, 150 में से 100, इस तरह का स्कोर मैं कर पा रहा हूं। तो ये तब हो पाएगा जब थोड़ा सा पहले अभ्यास किया हुआ। यदि आपने ये सारे अभ्यास पहले कर लिए हैं तब आप प्रैक्टिस सेट पे दिन रात मेहनत कर सकते हैं, अधिक से अधिक समय दे सकते हैं। तो अभी से जो आपका पढ़ाई है वो 60 दिन का टारगेट बनाइए, टाइमिंग डिवाइड कीजिए। जैसे आप दिन में यदि 10 घंटे पढ़ते हैं तो 5 घंटे आप रिवीजन के लिए दीजिए और 5 घंटे प्रैक्टिस के लिए दीजिए। और लास्ट के 15-20 दिनों में आप रिवीजन से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ही फॉलो अप कीजिए, यानी जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू बनाइए, जितना ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कीजिए, जितने नए तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं उतने तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम से पहले कम से कम आप 8-10 हज़ार क्वेश्चन तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आप प्रश्न देखे हुए रहेंगे तो जो 150 प्रश्न आएंगे उसमें अधिकांश प्रश्न आपको लगेंगे कि अरे ये तो मेरा देखा हुआ है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो आपके ऊपर प्रेशर कम होता है। यदि आप नए प्रश्न वहाँ एग्जाम में देखते हैं तो वहीं पे आपके ऊपर प्रेशर आता है, थोड़ा सा हेजिटेशन आता है कि कैसे होगा, क्या मेरा इस बार भी नहीं हो पाएगा। ये सब सिचुएशन इसीलिए बनते हैं क्योंकि आपने घर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दिया, घर पे आपने पढ़ने पे ध्यान दिया। तो पढ़ने जो आपने अभी तक की पढ़ाई की है उसको रिवीजन कीजिए, डेली का एक टारगेट बनाइए कि आज मेरा हिस्ट्री है तो मैं ये विषय पढ़ूंगा, मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगा, और इस तरह से करके अपने पढ़ाई को 2 भागों में बांट करके पढ़ना शुरू कीजिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। इस दौरान जीएस और करंट अफेयर्स दोनों पर स्पेशल आपको फोकस करना है। इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैथ, इसलिए आप इसको भी नहीं छोड़ेंगे।
कम से कम ये कोशिश जरूर करनी है कि मैथ में यदि 10 नंबर के प्रश्न आते हैं तो 10 में से 7-8 मैं निश्चित रूप से ले पाऊँ, क्योंकि ये अगर आप मार्क्स आपको मिल जाता है तो ये बोनस मार्क्स होता है। क्योंकि बहुत सारे आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो है वो मैथ को छोड़ के चलते हैं, और मैथ यदि आप छोड़ देते हैं तो जीएस के मार्क्स में आपको मैथ को कवर अप करना काफ़ी टफ हो जाता है। लास्ट ईयर तो ये भी देखा गया कि मैथ में रीजनिंग भी पूछा गया था, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मैथ पढ़ते दौरान रीजनिंग के भी 4-5 चैप्टर जो कि आपको मैथ से रिलेटेड है, या एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के गेस कर सकते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर रीजनिंग से पूछा जाता है, और उन चैप्टरों को स्पेशली आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। आइए थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि स्पेशली आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ सकते हैं जब आप पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम विषय की चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से विषय स्पेशली आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं इन एग्ज़ाम के दौरान। तो इसमें आप इतिहास का मल्टी टाइम अभ्यास और प्रैक्टिस जरूर करें, इसको रिवीजन में जरूर लाएं, क्योंकि हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट से आपके बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। 30-35 नंबर के क्वेश्चन तो इतिहास से ही आते हैं, और विशेष रूप से इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा आप ज्योग्राफी भूगोल का अध्ययन करें। इसके अलावा राज व्यवस्था पॉलिटी, इसका आप रिवीजन करें। स्पेशली जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको तो 3-4 बार रिवीजन आपका एग्ज़ाम से पहले ज़रूर होना चाहिए, तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इन सब के अलावा विज्ञान के तीनों खंडों का आप अध्ययन करें। इसके अलावा अभी जो साइंस एंड टेक से भी कुछ प्रश्न आए हैं, तो 1-2 प्रश्न आप साइंस टेक से पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा करेंट अफेयर्स में जो साइंस टेक के नए नए चैप्टर्स हैं उनको जरूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से जीएस में जोड़ करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस विषय का आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर अर्थशास्त्र से बहुत सारे प्रश्न बढ़ा दिए गए थे, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। अर्थशास्त्र को पढ़ने के दौरान स्पेशली बजट और आर्थिक सर्वेक्षण भी आप जरूर पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। ये वो चैप्टर है जहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आने की संभावना रहती है। इसके अलावा बिहार विशेष से आपके प्रश्न आएंगे, तो बिहार स्पेशल जो चीज़ें हैं जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब विषय से प्रश्न आते हैं, तो वो आपको देखने की ज़रूरत है। तो ये सब स्पेशल विषय है जिनको आपको अभी अध्ययन में लाने की ज़रूरत है। अब इसको पढ़ने के दौरान कई बार ये मन में आता है कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एक चैप्टर लिस्ट आपको दिया है कि जिसमें आप इन चैप्टर्स को कम से कम एक नज़र देख लें। हालांकि इसमें पूरा सिलेबस सिंक्रोनाइज किया गया है, तो इस तरह से आप सिलेबस को पढ़ सकते हैं और इसी को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से ये आपको सीरीज़ में करके दिए जा रहे हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में अगर पढ़ने की बात आती है तो डे 1 में यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आप पाषाण काल का थोड़ा सा परिचय पढ़ सकते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता जरूर अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अलावा वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल जो पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक के रूप में विभाजित है उसको आप देख सकते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनका संबंध बिहार के क्षेत्र से रहा है। ये बिहार स्पेशल के अंतर्गत भी पूछा जाता है, इसलिए यहाँ से प्रश्न तो निश्चित रूप से आते हैं। इसके अलावा महाजनपद पीरियड जो शुरू होता है उसमें मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद के रूप में उभर करके सामने आता है, तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, इसलिए इस चैप्टर्स को भी आप रिवीजन में शामिल करिए। मौर्य डायनेस्टी बिहार का एक महत्वपूर्ण वंश रहा था, और ना ही ये बिहार का सिर्फ रहा बल्कि अपने विस्तारित रूप के कारण ये भारत का सबसे पहला सबसे बड़ा वंश स्थापित हो पाया। इसे भारत का निर्माता वंश भी कहा जा सकता है, क्योंकि पहली बार इसने भारत को एक सूत्रों में पिरोया था। तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हिस्ट्री के दौरान, एंशिएंट हिस्ट्री के दौरान आपको पढ़ना है। उत्तर मौर्य काल, इसके अलावा गुप्त काल, मौर्यों के बाद यदि कोई सशक्त प्राचीन भारतीय वंश साबित हुआ तो वो थे गुप्त। इसके अलावा गुप्तों के बाद की क्या परिस्थितियां रही और दक्षिण भारत में किस प्रकार से चोल, पांड्य, इसके अलावा पल्लव वगैरह, चालुक्य, इनका उदय होता है, इनसे भी 1-2 प्रश्न प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरह से चैप्टर वाइज थोड़ा सा आप रिवीजन करें और चैप्टर वाइज क्या करें, आप अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ना केवल सिर्फ प्रीवियस ईयर पे करें बल्कि कुछ नए क्वेश्चंस पे करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर कई बार बहुत हल्के हल्के प्रश्न होते हैं और एग्जाम में जिस तरह से प्रश्नों का प्रवृत्ति बढ़ रहा है तो इसलिए वो क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए आप पहले प्रीवियस ईयर और उसके बाद नए प्रश्नों का अभ्यास करना शुरू करें। उसी प्रकार से मध्यकालीन इतिहास में
कैसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का उदय होता है जब भारत में इस्लामिक प्रवेश होता है और इसी समय में भारत में उनका सामना होता है राजपूत राजाओं से, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें। इसके अलावा सल्तनत काल का दौर आता है और इस दौरान दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश का सामना होता है। तो न केवल इन वंश और वंश के शासकों की जानकारी रखिए बल्कि इनके प्रशासन और कला संबंधी कार्य को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न बनाए गए हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसी टाइम पीरियड में दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। इसी टाइम पीरियड में भारत में सूफी और भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ था। तो इन सब से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो एक नज़र जरूर इस सब को देखना चाहिए। लास्ट टाइम में स्पेशली एग्जाम से पहले तो देखा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि आप जब एग्जाम में जाते हैं और यहाँ से कोई प्रश्न आता है और हाल ही में आपने पढ़ा रहता है तो वो आपका पढ़ा हुआ चीज़ याद आ जाता है। अदरवाइज क्या होता है, एग्जाम में आप बहुत पहले पढ़े हुए चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो वो याद नहीं आते हैं, इसलिए इस सब का रिविज़न जरूरी है। इसके अलावा मुगल वंश, तो मुगल वंश और उसके जो शासक थे, उसका जो प्रशासन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मुगल वंश का शासन और उसका प्रशासन, उसका कला साहित्य में योगदान, इन सब चैप्टर को मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौरान आप पढ़ सकते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिकॉज यहाँ से तो कई बार प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं, 30 या 30 से अधिक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, मुगलों का पतन और उसी समय में नवीन राज्यों का उदय, जिसमें आप पढ़ते हैं कि मराठा का उदय होता है, मैसूर का उदय होता है, हैदराबाद का उदय होता है, सिखों का उदय होता है, बंगाल और अवध का उदय होता है। तो इन चैप्टर्स को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, जिसमें ब्रिटिश द्वारा भारत के लिए किस प्रकार की पॉलिसियाँ चलाई गई, जिसमें प्रशासनिक नीति क्या थी, आर्थिक नीति क्या थी, राजनीतिक नीति क्या थी, तो इस संबंध में आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। 1857 की क्रांति, इसमें बिहार का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, इस कारण से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और बाबू कुंवर सिंह से जोड़ के तो कई बार प्रश्न पूछे गए, इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ट्राइबल मूवमेंट्स, ये जनजातीय आंदोलन, चूंकि बिहार और झारखंड उस समय एक थे और झारखंड जनजातीय आंदोलनों का केंद्र था, इसलिए बिहार के एग्जाम में इसके प्रश्न जरूर आते हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह हो या दरभंगा किसान आंदोलन हो या बकास्त आंदोलन, बिहार की पृष्ठभूमि किसान आंदोलन से भी जुड़ी रही है, इसलिए यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो इसलिए इन सब चैप्टर को ध्यान में रखने की जरूरत है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कि आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण देन थी, इसके कारण इस चैप्टर को भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा जब भारतीय राजनीति में कांग्रेस का उदय होता है और कांग्रेस के उदय के साथ ही अधिवेशन प्रारंभ होते हैं, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस से बहुत हद तक जुड़ी हुई थी, इसके कारण कांग्रेस, उसके अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कांग्रेस के फेज को 3 पार्ट में बांटा गया है, उदारवादी चरण, नव राष्ट्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। तो ये तीनों चरण से रिलेटेड प्रश्न आए हैं। लास्ट ईयर तो मेंस में उदारवादी चरण से प्रश्न पूछ दिया गया था, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि अब बीपीएससी के पैटर्न थोड़े से बदल रहे हैं, आपको थोड़ा डेप्थ में और थोड़ा समझ के साथ प्रश्नों का अभ्यास करने की जरूरत है। तो चैप्टर पढ़ना है और उसके एमसीक्यू क्या करने हैं, बनाने हैं। एक एक दिन में 3-3, 4-4 चैप्टर का आप टारगेट रख के पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। ये मैं सब्जेक्ट वाइज आपको चैप्टर्स के लिस्ट दे रहा हूँ, इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी कीजिए। अधिकांश प्रश्न आपको यहीं से पूछे जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स साथ में आप पढ़ेंगे, जो कि पूरा का पूरा करंट अफेयर्स ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें गेस कर पाना थोड़ा कठिन होता है कि किस विषय और किस टॉपिक से ही सिर्फ प्रश्न आएंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके अलग अलग चरण रहे। उन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो घटनाएं हुई, जो आंदोलन हुए, उनसे बहुत हद तक प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा गया आंदोलन हो या गांधी जी से बाहर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किए गए प्रयास हो, प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं। इसके अलावा लास्ट में रिवीजन के लिए आप गवर्नर जनरल और उनके कार्य पद्धति और उनके समय में हुई घटनाओं को जरूर पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट में ये आते हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें लिखी गईं, इन पुस्तकों से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो रिवीजन में इन चैप्टर्स को आप विशेष रूप से ध्यान देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। राज व्यवस्था की बात करें तो पॉलिटी के अंतर्गत संविधान का कैसे निर्माण हुआ, संवैधानिक प्रक्रिया कैसे शुरू हुई ब्रिटिश पीरियड में, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके एक्ट और अधिनियम जो ब्रिटिश पीरियड में बनाए गए हैं, वो बीपीएससी के पीटी और मेंस में फेवरेट रहे हैं अभी के कुछ सालों में, तो यहाँ से प्रश्न आए हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
इसके अलावा संविधान से संबंधित जो प्रावधान है, प्रस्तावना एवं उसका भाग 1 संघ एवं उसके क्षेत्र के संबंध में, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नागरिकता और मौलिक अधिकार जो कि उसके इम्पोर्टेंट चैप्टर है। डीपीएसपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा संविधान के अलग अलग पार्ट जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है, इन तीनों से प्रश्न आते हैं। राज्य की कार्यपालिका हो या केंद्र की कार्यपालिका, दोनों से प्रश्न आते हैं। तो इसलिए थोड़ा रिवीजन के क्रम में इन सब चीज़ों को ध्यान देना है और इससे रिलेटेड प्रश्नों पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है, ताकि इन चैप्टर से यदि प्रश्न आए तो वो छूटे नहीं, मैक्सिमल आप उसको बनाने का अभ्यास करें। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय प्रशासन, इसको मुख्य रूप से पढ़ा जाता है। इसके अलावा संविधान से संबंधित संस्थाएं जिसमें चुनाव आयोग से लेकर अन्य संगठन काम करते हैं, और गैर संवैधानिक संस्थाएं भी हैं जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में काम करते हुए दिखाई देते हैं और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा केंद्र राज्य के बीच में संबंध और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगते हैं कि इनके अलावा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उन टॉपिक्स को थोड़ा अलग से भी रिवीजन कर सकते हैं। जैसे स्पेशली आपातकाल के संबंध में कई बार प्रश्न आया है, तो आपातकाल को अलग से थोड़ा सा एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह की चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत रहेगी। अर्थव्यवस्था में यदि बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था में जीडीपी, जीवीए, इन सब से संबंधित प्रश्न आते हैं। मुद्रास्फीति और इससे संबंधित जो अवधारणाएं हैं, जो फेमस थ्योरी हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं जो भारत में रही हैं और उसके बाद बदलते हुए रूप में नीति आयोग आया है, तो इनसे न केवल योजनाओं के संबंध में या इसके अलावा नीति आयोग के नए क्षेत्रों में करंट में जो कार्य किए जा रहे हैं, इनसे भी जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर, शेयर बाजार सेक्टर और मौद्रिक नीति, खास करके मौद्रिक नीति बैंकिंग के अंतर्गत तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स में से रहते हैं, जहां पर आपको स्पेशली एसएलआर, आरआरआर, इसके अलावा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा भारतीय वित्तीय व्यवस्था पर, इन सबसे प्रश्न आए हैं। इसके अलावा सरकार की राजकोषीय नीति जो कि स्पेशली बजट में मेंशन किए जाते हैं, उन सब से भी प्रश्न आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले व्यापार और भुगतान, इसके संबंध में भी कुछ प्रश्न बनाए जाते हैं। भारतीय कृषि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार की भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि ही है, इसलिए यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत उद्योग, गरीबी और बेरोजगारी भी आप देख सकते हैं, जहाँ से आपके प्रश्न बनाए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण संगठन जो विश्व स्तर पर काम करते हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है, चाहे वो लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो विश्व व्यापार संगठन हो, इन सभी संगठनों के बारे में आपका एक छोटा सा समझ विकसित जरूर होना चाहिए। कुछ उससे रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं जिसको याद रखने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जनसंख्या और जनसंख्या से संबंधित आंकड़े, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट जो आपका जनगणना हुआ था वो 2011 में हुआ था, और इसके बाद से फिर जनगणना अभी तक हो नहीं पाई। लेकिन कोई भी बीपीएससी का एग्ज़ाम ऐसा नहीं जाता है जहां जनसंख्या और जनगणना से संबंधित आंकड़े नहीं पूछे जाते। तो इसलिए इसको स्पेशली 2-3 बार आप एग्ज़ाम से पहले जरूर रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि इसके डाटा को याद रखना कई बार थोड़ा टफ होता है। तो बिहार और भारत को कंपैरिजन करते हुए याद कीजिएगा। जितने भी चैप्टर मैंने बताए, इस चैप्टर के अधिकांश वीडियोज़ जो हैं वो स्पेशली एडुटेरिया पर अवेलेबल भी हैं, तो उन वीडियो का भी सहायता आप ले सकते हैं। इस बार जो बजट पेश हुआ है और आर्थिक सर्वेक्षण जो भारतीय स्तर पर पेश किए गए हैं, इनसे भी संबंधित आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। ना केवल आंकड़े, इनमें योजनाओं का नाम है, उपलब्धियों के बारे में बताया गया है, वहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा केंद्र और राज्य स्तर पर जो महत्वपूर्ण योजनाएं हाल में शुरू की गई हैं पिछले 1-1.5 साल के अंतर्गत, उनसे भी कुछ कुछ प्रश्न बना लिए जाते हैं। खास करके यूपीएससी में बनाए जाते हैं, तो उसी को फॉलो करते हुए बीपीएससी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से लेकर के इंडियन ज्योग्राफी के दौरान ये इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं। ब्रह्मांड से लेकर के पृथ्वी तक के जो जानकारियां हैं, इसको आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा। पहले यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते थे, अभी कम आते हैं, लेकिन फिर भी एक नज़र देखा हुआ जरूर होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में यदि नए प्रश्न भी आ जाएँ तो आप उससे घबराएं नहीं, उसको बना पाएँ। इसके अलावा पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी से संबंधित अलग अलग गति हैं, उस गति से संबंधित अलग अलग दिवस बनते हैं और उस दिवस से संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे कर्क दिवस और मकर दिवस तैयार होते हैं, जैसे पृथ्वी पर उपसौर और अपसौर की स्थिति बनती है, तो इनसे प्रश्न आते हैं।
इसके अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसके संबंध में जो बनाए गए अलग अलग परत हैं उसके संबंध में प्रश्न आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कि मेंस का मुख्य विषय रहा है, लेकिन यहाँ से भी छोटी सी सिद्धांत की जो अवधारणा है उसको आप ध्यान रख सकते हैं। कई बार ये प्रश्न आते हैं कि कौन सा प्लेट किस से टकराने से क्या बना, कौन सा प्लेट किस प्रकार की गति कर रहा है, कौन सा प्लेट की अवस्थिति कहाँ है। तो ऐसे चीज़ों के पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और उसी से रिलेटेड है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, तो ये आपका थोड़ा सा पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत भूमि के बदलने की प्रक्रिया, उसके माध्यम से चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, इसके अलावा नए नए संरचनाओं के बनने की प्रक्रिया वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इनसे संबंधित जो नए नए नाम आते हैं उनसे भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत भू विज्ञान के साथ साथ समुद्र विज्ञान और वायुमंडल को भी पढ़ना है। समुद्र विज्ञान में समुद्र की स्थितियों और समुद्र से जुड़े हुए जानकारी के साथ साथ विश्व स्तर के नदी, झील और उनसे संबंधित जल संधियों और जल धाराओं का आपको नाम ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा वायुमंडल और वायुमंडल में वायु की संरचना, वायुमंडल की परतें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनाए जाते हैं। भारत की भौतिक संरचना, अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे ज़्यादा फिजिकल ज्योग्राफी पर आपको ध्यान देना है, जिसमें हिमालय से लेकर के पर्वत पठार और आपको भारत की संरचना के अंतर्गत जो मरुस्थल हैं, मैदानी इलाके हैं, द्वीप हैं, इसके अलावा जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं तो अपवाह तंत्र, जिसमें नदियों के जाल के बारे में, भारत के नदियों के जाल के बारे में प्रश्न आता है। इसके अलावा झील के बारे में प्रश्न आता है, नदियों से जुड़े हुए बांधों और डैम के बारे में प्रश्न आता है। तो ये एक दो प्रश्न बनने के क्षेत्र हैं जहां पर आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और जलवायु बिहार की जो है उसको भारत की, उसको देख सकते हैं। भारत की मिट्टी, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। सबसे लास्ट बिहार और भारत के कृषि व्यवस्था को आप देख सकते हैं। कृषि से जुड़े हुए पशुपालन, सिंचाई को देख सकते हैं तथा खनिज और उद्योग क्षेत्र को देख सकते हैं, जहां से एक दो प्रश्न कुछ साल पहले तक पूछे गए हैं तो आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये वो चैप्टर्स हैं जिनको आपको एक नज़र देखना है और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करना है। यदि आप अपने समय को 8-10 घंटे यहाँ से एग्ज़ाम तक देते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको कवर कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि जो 4-5 महीने पहले मैंने बताया था कि तैयारी करते समय अभी क्या करें, अगर आपने शुरू से तैयारी नहीं की है और अब चाहते हैं कि डायरेक्ट एग्ज़ाम आने पर मैं बहुत सारा पढ़ लूँ, तो हो सकता है कि आप उतनी गति में इन सब चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे जितनी गति में नए छात्र पढ़ सकते हैं। जो पुराने छात्र जो रिवीजन के क्रम में पहुंच चुके हैं वो पढ़ सकते हैं। नए छात्र एक चैप्टर को समझने के लिए उनको समय चाहिए होता है, वो एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे तो उनको समय लगेगा, एक विषय खत्म होने में 1-1.5 महीना लगेगा। और जो पुराने छात्र हो जाते हैं, जो एक राउंड सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, 1-2 बार सब कुछ समझ चुके होते हैं, तो वो आसानी से इस समय का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने पहले बताया था कि कम से कम एक बार आप अच्छे से इस विषयों पर पकड़ बना लीजिए, ताकि अंतिम समय में आप सिर्फ रिवीजन करने का और MCQ बनाने का आपके पास समय रहेगा। बिहार विशेष में करें तो बिहार का परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिहार का जो भौगोलिक बनावट है इनकी परिचय, बिहार के निर्माण की प्रक्रिया का परिचय, बिहार से संबंधित मुख्य अवधारणाओं का परिचय, जैसे जो बिहार का राजकीय पशु पक्षी, इन सब चीज़ों का, बिहार की जनसंख्या, बिहार का क्षेत्रफल, बिहार की ऊंचाई, बिहार की लंबाई, बिहार की चौड़ाई, ये संबंधित बिहार का परिचय, ये सब संबंधित वीडियो आपको यूट्यूटेरिया पे अवेलेबल है, उनके माध्यम से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन बिहार का इतिहास, ये ज़्यादा लंबा नहीं है क्योंकि ये भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। यदि आप भारतीय इतिहास को अच्छे से पढ़ लेंगे तो प्राचीन और मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ना कोई टफ टास्क नहीं रहेगा। इसके बाद आधुनिक बिहार का इतिहास ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न यदि बिहार से आते हैं तो 2 ही खंड हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, एक बिहार का भूगोल और दूसरा आधुनिक बिहार का इतिहास, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा बिहार के राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का थोड़ा अध्ययन कर सकते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते समय आप इसमें बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का भी अध्ययन जरूर करें, जो कि बिहार के क्षेत्र में
नियमित रूप से प्रतिवर्ष इसके आंकड़े जारी होते हैं, तो इसलिए इसका भी अध्ययन आपके लिए अनिवार्य हो जाता है इस बचे हुए समय में। इसके अलावा बिहार के कला, संस्कृति, खेल, इसके अलावा जो आर्ट्स फॉर्म है जो बिहार के बहुत ज़्यादा फेमस है, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जैसे परंपरागत लोकगीत, लोक नृत्य। क्योंकि ये बिहार का ही एग्ज़ाम है तो ये चांस जरूर रहता है कि कुछ विविध क्षेत्रों में जाकर के 1-2 प्रश्न बन जाए, तो कुछ स्थानीय चीज़ों के बारे में विविध जो होते हैं उनको थोड़ा सा आप एक नज़र जरूर देख लें। इसी तरह से साइंस के क्षेत्र में आएंगे तो साइंस के क्षेत्र में जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतु और पादप का वर्गीकरण, कोशिका, जंतु के और पादप के उत्तक, जिसमें टिश्यूज और कोशिका के संबंध में बहुत बार प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में कि पूछे गए। इसके अलावा रक्त परिसंचरण तंत्र और पाचन तंत्र, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, श्वसन के प्रकार, कंकाल के तंत्र, ये सब कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अभी पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा होगा कि 30 प्रश्न जो है बीपीएससी में विज्ञान के क्षेत्र से पूछे जाते थे। इस 30 में से अधिकांश 14 या 15 प्रश्न जो है वो बायो से ही पूछा जाता था, तो इसलिए बायो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि लास्ट ईयर 30 से कुछ कम प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन अभी भी संभावना है कि इस साल फिर 30 साइंस के प्रश्न आ जाए, तो इसलिए आपको साइंस पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना आपने आर्ट्स पे ध्यान देना है। इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, मानव में प्रजनन, पौधों में प्रजनन और निषेचन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में, शरीर की रक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य विज्ञान, खास करके रोगों के बारे में जरूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, जो मानव रोग और जंतु रोग हैं इनसे संबंधित। अनुवांशिकी, पोषण में विटामिन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब भी प्रश्न में आते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पादप का विभाजन, पादप का हार्मोन, प्रकाश संश्लेषण, ये सभी भी इसके पार्ट हैं। और इसके अलावा इस सभी को जब पढ़ें तो इसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस जरूर करें। ये जो पीपीटी है ये आपको शेयर कर दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे, तो एडुटेरिया टेस्ट सीरीज पे आपको ये शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें व्हाट्सएप का भी लिंक शेयर किया गया है, जो व्हाट्सएप चैनल है एडुटेरिया का, तो उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको वो व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। फिजिक्स में आते हैं तो मात्रक, वीमा, गति, प्रकाश तरंगे, ध्वनि, ये विशेष रूप से प्रश्न में आए हैं, ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे। उष्मा और विद्युत धारिता, इनसे भी प्रश्न आते हैं। यांत्रिकी, चुंबकत्व, पदार्थ की अवस्था और इससे संबंधित नियम, इन सब से रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए रिवीजन में आप इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप केमिस्ट्री में परमाणु एवं नाभिक की संरचना, विद्युत विश्लेषण, ऑक्सीकरण, अवकरण, आवर्त सारणी को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1-2 प्रश्न आए हैं, खास करके प्रीवियस ईयर के माध्यम से तो जरूर देख लीजिएगा। धातु अधातु से भी प्रश्न आते हैं। इसके अलावा अम्ल, भस्म और लवण, नाभिकीय रसायन और रेडियो सक्रियता, ये वो क्षेत्र है जहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। खनिज, अयस्क और धातु, ये प्रश्न आते हैं यहाँ से। कार्बन, कार्बनिक, यौगिक, बहुलक एवं उसके कार्य, और प्रमुख कार्बनिक, यौगिक एवं विविध सेक्टर जो कि रसायन के अंतर्गत हो सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको देखना है। कम से कम एग्ज़ाम से पहले चैप्टर पर एक नज़र पड़ना और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को थोड़ा 1-2 बार बनाया जाना, ये अनिवार्य होता है। यदि आप इस प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं तो आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम में आप जो छात्र जो अच्छे हैं, जो बार बार रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पीटी में आपका सामना सिर्फ नए छात्रों से होता है, जरूरी ये है कि पीटी में आपको वैसे छात्रों से भी सामना होता है जो पिछले वर्षों में सफल हो चुके हैं या पिछले वर्षों में इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके बराबर में खड़े हो। यदि आप उनके बराबर में खड़े नहीं होंगे तो आपके रिजल्ट आने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी, और बराबर में खड़े तभी हो सकते हैं जब आप लगभग सब्जेक्ट के लगभग विषयों पर आपकी पकड़ अच्छी होती है, उन चैप्टर से रिलेटेड विषयों का आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होता है, एमसीक्यू बनाए होते हैं, अच्छे से अभ्यास किया होता है। तो अच्छे संख्या में यदि आप अभ्यास करेंगे, अच्छे समय निकाल करके पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से इस 60 दिनों की तैयारी से भी आप पीटी में रिजल्ट ला सकते हैं। क्योंकि 100 से अधिक कट ऑफ जा नहीं रहे हैं, निगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा सा अच्छा प्रयास आप लोगों को रिजल्ट की कतार में खड़ा कर सकता है। तो हमारे तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं।
आप चैप्टर वाइज अध्ययन शुरू कीजिए और जल्द ही आप रिजल्ट लेके आइए, ताकि मुख्य परीक्षा पर भी हम लोग कुछ चर्चा कर सकें, मुख्य परीक्षा की कैसे तैयारी कर सकें उसके संबंध में भी आपको गाइड करेंगे हम लोग, ताकि आप अच्छे ढंग से मुख्य परीक्षा भी पास करके दिखा सकें। तो चलिए, आप सभी को पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, तैयारी को जारी रखिए। इस बीच में कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव से संबंधित प्रैक्टिस वीडियोस मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें विषयवार एक एक वीडियो हम लोग बनाएंगे, जिसमें एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से कवर कर सकें, ताकि आप अच्छे ढंग से रिवीजन उस वीडियोज़ के माध्यम से भी कर सकें। तो वीडियोज़ के माध्यम से तो रिवीजन करना ही है, तब तक घर पर अभ्यास के माध्यम से भी रिवीजन शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।